हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे इस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं और जो हमारे सिलेबस और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन सब की बातें करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता आखिरकार हमें पड़ी क्यों, आखिर हमने इनको बनाया ही क्यों, अगर बनाया है तो क्या ये अपने औचित्य को, यानी कि हमने इसको बनाया जिस कारण, जिस मोटो से हमने इसको बनाया, क्या ये उसको सिद्ध करने में, उसको प्राप्त करने में, उसको सफल बनाने में कामयाब हो पाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है ना। तो देखिए, संसार को युद्धों के विनाश से बचाने तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता महसूस की गई। किस लिए की गई कि जो युद्ध हो रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है काफ़ी नुकसान हुआ किसका, सभी देशों का, चाहे वो विकसित हो या विकसित हो या विकासशील हो, सभी का उस टाइम पे काफ़ी नुकसान हुआ जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता या महसूस की गई। तो हमने क्यों बनाया इसको, विकास को बनाए रखने के लिए तथा विनाश से बचाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, परंतु दूसरे विश्व युद्ध को 1939 से 1945 रोक पाने में असफल रहा। तो जो फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है कौन सी संगठन की स्थापना की गई, तो वो था हमारा लीग ऑफ नेशन। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बात किसकी हुई, तो वो था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको हम कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ऐसा क्या हुआ, ये कैसे विफल हो गया, ये क्यों बना, तो लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, ताकि भविष्य में अब कोई भी युद्ध ना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो हो गया, अभी आप देख सकते हैं आशंका है कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। सो काफ़ी बातों में हम कह सकते हैं कि यूएनओ जो है अपने औचित्य को पूरा करने में अभी कम, मतलब सफल नहीं है। बाकी इस बात का पूरा जो औचित्य है या पूरा जो सत्य है, जो उसके प्रमाण है, वो इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आपके सामने होंगी, है ना। सो अगली लाइन है कि उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में, उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 51 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2006 तक इसकी सदस्य संख्या 1092 थी। 2011 में इसकी संख्या कितनी हो गई, 193, है ना। कितनी संख्या हो गई, 193। अगला देखिए, इसका सबसे सार्वजनिक चेहरा उसका प्रधान प्रतिनिधित्व महासचिव होता है। वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो कौन है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो आगे देखिए। वर्तमान महासचिव का नाम बान की मनु है, जो दक्षिण कोरिया के हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले जो थे हमारे गुटेनबर्ग थे, है ना। अब चेंज हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखते हैं एक बारी। सो देख सकते हैं पहला इसका जो प्रमुख अंग है वो कौन सा है, पहला है आम सभा। आम सभा यानी कि जनरल असेंबली इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर विधानसभा लोकसभा होती है, ऐसे ही आम सभा जो है यहाँ पर जो हमारे देशों के जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं हमारे देश से, अधिकतर जो हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जाते हैं या फिर हमारे मनमोहन सिंह गए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आम सभा में काफ़ी बार गए हैं, है ना। तो ये होती है आम सभा, जहाँ पर अब सभी देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो अपना पक्ष और विपक्ष को उजागर कर पाते हैं। सुरक्षा परिषद, इसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सुरक्षा परिषद के बारे में भी हम पूरी डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा सचिवालय। सचिवालय क्या होता है कि हेडक्वार्टर, जहाँ पर इनका सचिव रहता है। जो हमने बात करी कि इनका महासचिव कहाँ रहता है, इसका निर्देशालय, इनका सारा कार्यकाल कहाँ से संभाला जाता है, वो संभाला जाता है हमारा सचिवालय से। ठीक है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जितनी भी हमारे WHO, ILO, वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा ILO हो गया, है ना,
और IMF हो गया, ये सब किसके अंदर आती है, आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5 नंबर पर हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायालय है जिस पर सभी देशों के जो विवाद होते हैं वह सुलझाए व उनके ऊपर बात की जाती है। उसके बाद हमारा न्यायिका परिषद, इन सभी के सहायक। इसमें क्या है, न्यायिका परिषद में इसका कार्य ये था कि जो भी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के शिकार थे उन सभी देशों को आज़ादी दिलवानी थी। तो 2013 में पुलाव को आज़ादी दिलवाने के बाद जो है ये जो परिषद था ये निष्क्रिय हो गया था, बंद हो चुका है ये, है ना, अब ये परिषद नहीं है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है, हमारे सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले एजेंसी जो है हमारी वो है WHO, दूसरी है यूनेस्को, तीसरी है यूनिसेफ, UNDP, ये जो है हमारा 11वीं और 10वीं में पूछा जाता था। UNDP क्या था, कि विकास कार्यक्रम के लिए था, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए। उसके बाद हमारा आता है UNHRC, ये क्या है, हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है। उसके बाद हमारा UNHRC, ये क्या है, हमारा शरणार्थियों के लिए, जो युद्ध वगैरह होते हैं उसके अंदर शरणार्थी होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फिलअप करने के लिए जो है ये हमारा UNHCR का गठन किया गया। इसका काम यही है। अभी फ़िलिस्तीन में, इज़राइल में ये बहुत ही एक अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर अपना इज़राइल के साथ में फ़िलिस्तीन का, इराक का, ये सब जितने भी अभी चल रहे हैं इन सब में ये एक निष्क्रिय भूमिका अदा कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं सक्रिय भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ये UNCTAD, इसका जो उपयोग हमारा आता है वो आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत। इसकी डिटेल्स के बारे में अभी हम आगे और बताने वाले हैं ना। तो अभी आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 से लेकर अब तक अनेकों शांति स्थापना अभियानों में सफलता प्राप्त की है। तो आप इसकी कामयाबी देख सकते हैं, ये कामयाबी की बात हो रही है। उसके बाद में जो है इसकी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगी हैं, इस प्रकार जैसे विश्व बैंक, मानव विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा आदि, ये किसके कार्य हैं, ये विश्व बैंक के कार्य हैं। विश्व बैंक जो है कम जो दर पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है इसकी काफ़ी कम होती है, और मानव विकास के लिए, ग्रामीण विकासों के लिए, पर्यावरण सुरक्षाओं के लिए, वह जो हमारे देश में बांध वगैरह बनते हैं, जो हमारे देश में हम कह सकते हैं डैम बनते हैं जो नदियों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और गाँवों में विकास के लिए, इन सब के लिए जितना भी हम फंड लेते हैं वो वर्ल्ड बैंक से ही लेते हैं, विश्व बैंक से, जिसके जो एक लंबे समय के लिए मिलता है, और इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है ये काफ़ी कम होता है ना। जबकि IMF में क्या है, इसका जो लिमिट होती है वो क्या होती है कि ये हमको एक छोटे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो है अल्प समय के लिए लोन देता है, और इसकी जो ब्याज दर होती है ये काफ़ी ऊंची होती है, और ये जो है हमको मतलब सरकारों के लिए और दूसरे खर्चों के लिए हम इनसे कर्ज लेती हैं सरकारें। अंतर्राष्ट्रीय आगे देखते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अब ये क्या है, इसका कार्य क्या है, तो वो है परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण प्रयोग तथा कोई भी जो देश है परमाणुओं का युद्धों में अधिक से अधिक प्रयोग ना करें, ये इसका कार्य होता है किसका, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। तो इसका जो काम, मेन काम क्या है, और इसका काम ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को बनाए रखना, और डॉलर को ये महत्व देता है। कौन देता है, IMF। आप जानते हैं कि IMF और विश्व बैंक ये दोनों कहाँ पर, इनके हेडक्वार्टर वो है हमारे USA में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है कि ये मानव अधिकारों की रक्षा करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, तो ये करती है हमारे जो भी युद्ध वगैरह हो रहे होते हैं वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं उनको जब बंदी बना लिया जाता है तो ये उनके अधिकारों के लिए फ़ाइट करती है। ठीक है,
आगे देखते हैं 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11, जिसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 15। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सुरक्षा परिषद में अभी तक कितने बदलाव किए गए हैं या कितने सुधार किए गए हैं। तो उसके अंदर जो पहला सुधार आता है वो यह है कि 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आखिर 11 से बढ़ाकर 15 अस्थायी सदस्यों की संख्या कब की गई? तो वो था हमारा 1965। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर राष्ट्रीय संघ में सुधारों व बदलावों की मांग उठती रहती है। ब्राज़ील, जर्मन, जापान तथा भारत भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने की होड़ में शामिल है। एक ध्रुवीय विश्व में यूएनए को प्रासंगिक बनाने रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जैसे शांति स्थापक आयोग का गठन, उसके बाद सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, एक लोकतंत्र कोष का गठन आदि। ये सब क्या, अभी ये जो 3 आप पॉइंट देख रही हैं 1, 2, 3, ये सरकारों ने या फिर हम कह सकते हैं यूएनओ के अंदर 3 मुख्य बदलाव जो किए जा चुके हैं। जो चौथा क्या है, 1965 में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और भारत, जापान, जर्मन और ब्राज़ील जो है ये स्थायी सदस्यता के लिए इसके अंदर अपना निरंतरण प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो हमारे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो वो कौन सा है कि निषेधाधिकार क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, निषेधाधिकार के बारे में यानी कि वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अब हमने ये बताना है कि इनके अंदर से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सी गलत है। तो इसी के साथ क्या है, हमारे क्वेश्चंस भी वेरीफाई हो जाएंगे और हम ये भी देख लेंगे कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसके बेसिस पे हमें कितना याद है। तो सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, क्योंकि सिर्फ 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर, इनको P5 भी कहते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। तो वो कौन कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। मैं आपको 4 बता देता हूँ, जिसमें चाइना है, अपना रूस है, फ्रांस है और अमेरिका है। अमेरिका और फ्रांस का एक और ऐसा मित्र है जिसने भारत के ऊपर कब्जा भी किया था, जिसके पास स्थायी सदस्यता प्राप्त है। आप उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट लाइन है कि यह एक तरह से नकारात्मक शक्ति है। वीटो पावर एक नकारात्मक शक्ति है। तो यस, नकारात्मक कैसे है, तो वो हम बात करते हैं कि वीटो पावर जो है ये हम तब यूज़ करते हैं ये पांचों देश जब इनकी नामंजूरी होती है, और ये क्या कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो ये क्या है, एक नकारात्मक शक्ति है। तो ये भी लाइन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट है। ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। सो ये लाइन जो है ये गलत है। उसके बाद एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो ये लाइन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि अगर पांचों में से कोई एक सदस्य भी वीटो कर देता है, अपनी नामंजूरी अदा कर देता है, तो कोई भी कानून बनते बनते रह जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाजों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो ये भी हमारे राइट एंड रॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये काम है या नहीं। सबसे पहला है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। सो ये एकदम करेक्ट लाइन है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का कार्य ही क्या है, सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। ठीक है, अगली लाइन हमारा, मानवाधिकार नीतियों का क्रियान्वयन विश्व में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों में मार्फत होता है। सो ये इसका कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो ये इसका कार्य नहीं है। ये कार्य किसका है? ये कार्य है HRC का। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे में लिखा है, सुरक्षा के किसी मामले पर 527 सदस्यों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी है। तो ये लाइन एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ वेफ बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के संभवतः सदस्य हो जाते हैं। दोबारा पढ़िए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ वेफ बाकी मुख्य अंगों और विशेष एजेंसियों के संभवतः सदस्य
हो जाते हैं। सो ये लाइन करेक्ट है। इसके आगे देखते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए एक बेनिफिशियरी है, एक सही और अच्छी मतलब उपयोगिता रखता है। तो देखिए कि भारत के पास परमाणु क्षमता है, सो करेक्ट है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जन्म से ही उसका सदस्य है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। भारत एशिया में है, ये भी करेक्ट है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने व प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो सबसे ज़्यादा, यानी कि हमने इनमें से किसी एक को चुनना है। वैसे तो चारों ही हैं, लेकिन जो उसका चौथा पार्ट है कौन सा, कि भारत की बढ़ती हुई ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, इसके लिए एक अच्छा कारण है। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जन्म से ही उसका एक सदस्य है। कि भारत जब 51 सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना रखी, इसकी नींव रखी, तब भारत बेशक से एक उपनिवेशवाद का शिकार था, लेकिन उस टाइम भी क्या है, भारत ने इसका साथ दिया और भारत ने इसके अंदर हिस्सा लिया। भारत के जो उस टाइम के जो अंतरिम सरकार के हम कह सकते हैं नेहरू गांधी जी थे, जो उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उनकी सुरक्षा से सब संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों की एजेंसी का नाम है। सो क्या कह रहा है कि सब है वो जो एजेंसी परमाणु और प्रौद्योगिकी देखती है, उसका नाम क्या है? सब संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति, ये उनका नाम बता रहा है कि इनमें से कौन सा नाम है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसका उत्तराधिकारी है? इनमें से उससे पहले कौन सी एक एजेंसी थी WTO से पहले, वो अब आपको भी बतानी है। एक बार हम पढ़ते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है, ये हमारा WTO से पहले चलता था। तो पहली हमारी जो एजेंसी थी वो कौन सी थी? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद में जो है हमारी WTO बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों में अब देखना है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर ख क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बी कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद क्या है? इसका सबसे जाना पहचाना पद क्या है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं और 15 जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, जो कि भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर UNO में 3 बार हिस्सेदार रह चुका है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो अभी अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि वर्तमान में यहाँ के कौन हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, उनका नाम है बान की मून। बान की मून, बान की मून, जो कि कहाँ से है? दक्षिण कोरिया से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल को हम लिख सकते हैं AI, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा हमारा ह्यूमन राइट
कमीशन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एक और, ये तो काउंसिल हो गया, ये कमीशन है, ठीक है। और एक है हमारा ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से कीजिए। अब ये मिलान का क्वेश्चन आई थिंक, यस, सुमेल उनके काम से कीजिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका कार्य क्या है? तो ये विकास के लिए कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? ये न्याय से संबंधित कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी क्या करती है कि परमाणु का प्रयोग जो है शांतिपूर्ण प्रयोग में किया जाए तथा किसी भी युद्ध में इसका दुरुपयोग ना किया जाए, है ना। बिजली निर्माण वगैरह के लिए ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है कि सुरक्षा और शांति बनाए रखे। और शरणार्थी उच्चायोग का कार्य है कि जितने भी युद्ध के कारण या किसी आपदा के कारण किसी देश से वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको किसी दूसरे राज्य देश में, किसी दूसरी बाउंड्री में, दूसरी सीमा में उनको पूरी सुविधाएं मिले, उनकी एक बेसिक जो नीड्स हैं, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। संयुक्त और विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन जो है टैरिफ के लिए और जो हमारा ट्रेंड के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं, इनकी जो नियम नीतियाँ कानून संबंधी प्रावधान है, उनको सरल करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करता है। उसके बाद हम आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हमने देखा, ये भी सेम काम करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को प्रमोट करता है और लोगों को व्यापार के लिए प्रमोट करता है, व्यापारियों को, सरकारों को, और उनको ये हम कह सकते हैं कि ब्याज पर पैसे देता है, लेकिन इसका जो ब्याज रेट है वो हाई होता है। आम सभा में क्या है कि आम सभा में सभी अपने पक्ष रखते हैं इंटरनेशनल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो स्वास्थ्य से संबंधित, लोगों के कल्याण से संबंधित नई नई योजनाएं निकालना, है ना। स्वास्थ्य संबंधित उनको अवेयर करना, जैसे कोरोना आया, जैसे मंकी पॉक्स आया, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन को देनी होती हैं, ठीक। अगला है हमारा सचिवालय। तो सचिवालय हमने बताया कि जहाँ से सारे कामकाज को नियंत्रण किया जाता है, जहाँ पर महासचिव बैठते हैं। इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पर है हमारा? यस, बिल्कुल यूएसए में। अब देख सकते हैं इसके यहाँ पर ये जो हमने जितनी भी बात करी है उससे रिलेटेड यहाँ पर इसके हम कह सकते हैं मिलान करने के लिए है, तो आप उसके साथ में इसको मिलान कर सकते हैं। अब आगे हमारा 1 नंबर के प्रश्न, आईएमएफ का शाब्दिक विस्तार लिखिए कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया? तो वो था राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 193, 193, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वो है 15, ठीक है। कितने टोटल न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15। उनका कार्यकाल कितना होता है? वो है 9 साल का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है हेग, नीदरलैंड। आप देख सकते हैं कि अधिकतर जितने भी यूएनओ के रिलेटेड हेड क्वार्टर्स हैं वो सब कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा, है ना, यहीं पर है ज़्यादातर। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा वाशिंगटन में है। लेकिन इकलौता ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है, जो कि यूरोप में है, ठीक है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए? तो वो है हमारे बान की मून, जो कहाँ से? दक्षिण कोरिया से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? तो ये होते हैं युद्ध व शांति के मामलों में मदद करने के लिए। ये युद्ध है जो बुद्ध, आपको ये बाय मिस्टेक गलती से बुद्ध हो गया, ये युद्ध है, ओके। युद्ध एवं शांति के मामलों में मदद करने के लिए। उसके बाद यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। पर्यावरण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताइए? तो वो कौन सा है हमारा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर ग्रीन पीस भी हम कह सकते हैं ना। ग्रीन पीस यानी कि शांति,
शांति, पीस मतलब शांति, ठीक। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का एक कार्य लिखिए। तो विश्व व्यापार के नियम निर्धारित करना, ये विश्व व्यापार संगठन का कार्य है, जिसको हम WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार के नियमों को बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो वो 30 अक्टूबर 1945 को बना। ये बात याद रखना कि भारत ने साइन कब किए थे, 24 अक्टूबर 1945 को नहीं, 30 अक्टूबर 1945 को। ये बात हम पहले बताना भूल गए थे, माय मिस्टेक। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? तो वो होता है महासचिव। क्या कहना चाह रहा है कि इसका हेड कौन होता है, प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? तो होता है महासचिव, जो कि इस टाइम कौन है? बान की मून, ठीक है। उसके बाद है हमारे 2 अंक के क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 अंक के क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यूएनओ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो वही आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जिसने भारत के ऊपर राज किया, यूके, जिसको हम कहते हैं यस यूनाइटेड किंगडम। यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस एंड चीन। मानवाधिकारों की रक्षा में संलग्न 2 गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन अभी हमारा 1 नंबर में था, एमनेस्टी इंटरनेशनल व ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है। विशेषाधिकार वीटो पावर किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी अभी हमारा ऊपर था। तो वो क्या है? सामूहिक निर्णय पर मना करना, ठीक है, एक अपनी नामंजूरी अदा करना। यूएनओ के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो 6 हमने बताए थे आपको, जिसमें से एक अभी निष्क्रिय हो चुका है, वो कौन सा था? न्यायिकता परिषद। तो अब देखते हैं कौन कौन से 5 हमारे पास बचे हैं, अपने लिखने 6 ही हैं। महासभा सुरक्षा परिषद, ठीक है, महासभा सुरक्षा परिषद, सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा न्यायिकता परिषद। ये हमारी 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यूएनओ के प्रति चिन्ह पर टिप्पणी करो। तो वो क्या है? जैतून की पत्तियों के बीच विश्व मानचित्र। जैतून की पत्तियां क्या किस चीज़ का संकेत करती हैं? जैतून यानी कि तुलसी, तो वो किस चीज़ का संकेत करती हैं? तो वो करती हैं शांति, ठीक है, विश्व शांति का संकेत देती हैं। विश्व बैंक की मुख्य कार्य क्या है? कृषि, ग्रामीण, पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन, आधारभूत ढांचे के लिए काम करता है, यानी उसके लिए लोन कम से कम ब्याज दर पर मुहैया करवाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा परिषद का विस्तार कब कितने सदस्यों से किया गया? तो 1965 में 11 सदस्यों से बढ़ाकर 4 सदस्य और बढ़ाए गए, 11 से, जिसको 15 कर दिया गया। विश्व के सामने वर्तमान की चुनौतियां क्या क्या हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है, अभी 2 नंबर में है, तो आप इसको बढ़ाकर करेंगे, आगे भी ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। तो देखिए कौन कौन सी जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, सबसे पहले आतंकवाद, दूसरा है जातीय संघर्ष, तीसरा है परमाणु प्रसार, चौथा है पर्यावरण की हानि, गृहयुद्ध, जलवायु परिवर्तन। देखिए आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हम कह सकते हैं कि मामले देखे जा रहे हैं। जातीय संघर्ष में आप देख सकते हैं आज भारत की जो राजनीति है वो जात पर ही आधारित हो रही है। कभी कोई राजनेता जात को लेकर बात करता है, कभी कोई राजनेता जात को लेकर बात करता है। उसके बाद हमारा आ गया परमाणु, ठीक है, उसके परमाणु बढ़ा रहे हैं लोग, जिससे क्या युद्ध की परिस्थितियों को बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ग्रीन हाउसेस का विघटन होता है, जलीय प्रदूषण होता है, हमारा नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आ रहा है, गर्मियों में सर्दी हो रही है, सर्दियों में बारिश हो रही है, बारिश में एकदम ठंड पड़ रही है या फिर एकदम गर्मी हो जा रही है। तो ये सब जो है इसके घाटे हैं, इसके जो भारत के जो विश्व के जो वर्तमान चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना व कार्य बताइए। तो इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। तो कार्य हमने बताया है कि किसी भी परमाणु का प्रयोग युद्धों के लिए ना किया जाए, शांति प्रयोग के लिए किया जाए, विकास के लिए किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? तो हमने बताया विश्व स्तर पर वित्त प्रदान करना, उनकी देखरेख करना, वित्तीय व तकनीकी सलाह देना सभी देशों को। 4 अंक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो ये अभी हमने ऊपर बात करी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम मोटा मोटा बता देते हैं, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास के लिए और एक साझा मंच देने के लिए, ताकि सभी देश, सभी नेता, सभी अल्प विकसित देश अपनी एक राय एक साझे स्तर पर
मुहैया करवा सके और अंतर्राष्ट्रीय न्याय को प्राथमिकता दी जा सके, मानवाधिकारों को उल्लंघन ना हो। और हम कह सकते हैं कि काफ़ी जैसे एजेंसियों के थ्रू पर विस्तृत स्वास्थ्य के लिए, सहयोग के लिए, बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसके लिए क्या है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताओ तथा स्थायी प्रदान करने वाले कारणों पर प्रकाश डालिए। तो वो सभी बातें फिर से रिपीट हो रही हैं, आप रीड कर लेंगे, है ना। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में सक्षम है या नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि नहीं, काफ़ी हद तक नहीं, क्योंकि इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो भी यूएसए में है, इसके जो अधिकारी हैं वो भी यूएसए में है, इसका एक स्थायी सदस्य जो है वो यूएसए है। सो यूएसए आप देख सकते हैं किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, जैसे अभी रसिया के ऊपर लगाए हुए हैं, है ना। और भी देशों के ऊपर ये सैंक्शंस लगा देता है, सबको बोल देता है कि अगर आप इसके साथ ट्रेड करोगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि इसके प्रभावों को रोकने में ये असमर्थ है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें जो होती हैं वो हमें बुक की भाषा में लिखनी होती हैं, बाकी आप जब डिफ़ाइन करेंगे तो अपनी भाषाओं का प्रयोग करेंगे। उपयोगी संस्था है, विचार मंथन का मंच है, यूएसए नीतियों की आलोचना का मंच भी देता है, इसके बिना विश्व भयानक हो जाएगा। तो ये बात ठीक है, काफ़ी हद तक इसने कंट्रोल भी कर रखा है ना, कि क्योंकि वीटो 4 देशों के पास और है। चाइना अमेरिका का एक हम कह सकते हैं कि कट्टर दुश्मन है, काहे, क्योंकि वो जो है अपने आप को उच्च दिखाना चाहता है और अमेरिका स्वयं को उच्च दिखाना चाहता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो अगला है वो है, भारत को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के क्या लाभ हुए हैं, मतलब इसमें जाने के क्या क्या लाभ हुए हैं। तो विश्व के बड़े परिवार के सदस्य हैं, और इसके मतलब कैसे जुड़ सकता है, ये भी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आ सकता है कि आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता करता है, अपनी अखंडता व स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करता है। कौन करता है? भारत। और यदि इसके अंदर जुड़ गया तो उसका सम्मान और बढ़ जाएगा, इसकी अखंडता को और अधिक तवज्जो मिल जाएगी यदि इसका एक स्थायी सदस्य बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि इनको मिलान करना है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है? मानवाधिकारों की रक्षा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? युद्ध आपदा पीड़ितों की सहायता करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है? मानवाधिकारों की रक्षा करती है। तो इनका मिलान हम भी यहाँ करते हैं। रेड क्रॉस पी हो गया, एमनेस्टी का डी हो गया। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? विश्व व्यापार के नियम बनाता है, ये वाला। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? आर्थिक उन्नति व ऋण देना इसका कार्य होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, अच्छा ये यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से भी रीचेक कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कार्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कार्टून आपको नीचे होगा, आई थिंक कार्टून डिलीट हो गया है तो कोई बात नहीं, हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में आए परिवर्तन तो क्या थे? तो सोवियत संघ का पतन हो गया, यूएसए का वर्चस्व बढ़ गया, यूएसएसआर का जो आर्थिक शक्ति थी वो कम हुई और उसका विघटन भी हो गया, चीन बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, भारत भी एक आर्थिक शक्ति बन ही गया है, हम कह सकते हैं, है ना। और एशिया की अर्थव्यवस्था अपेक्षा से अधिक बड़ी है, यूएनए की सदस्यता में वृद्धि हुई है, विश्व आबादी में दूसरे स्थान पर भारत आ चुका है, ठीक है। और आप भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में क्या तर्क देंगे? तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके अगर 4 सेट आ रहे हैं तो 4 में से 3 सेट में ये क्वेश्चन में भी होता ही होता है। सो देखिए इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं कि भारत को क्या क्यों नागरिकता मिलनी चाहिए, जो ये पॉइंट है उसके ऊपर ये आंसर है। विश्व आबादी में सबसे बड़ा स्थान रखता है, ठीक है। विश्व आबादी में दूसरा स्थान ये गलत है, अब प्रथम स्थान पर ये आ गया है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, क्यों? और उभरती आर्थिक शक्ति है, यूएनओ में अभिमानों में योगदान देता है, यानी कि आर्थिक रूप से यूएनओ की बहुत अधिक सहायता करता है। और कोरोना के टाइम पर जो है इसने दवाइयों के थ्रू और भी काफ़ी सहायता दी है ना। यूएनओ की संस्थापक सदस्यों में भारत था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता है। गुटनिरपेक्ष यानी कि हम किसी भी, ना तो हम पश्चिमी खेमे में जाएंगे, ना ही हम क्या फ्रांस वाले खेमे में जाएंगे, रूस के खेमे में जाएंगे, ठीक है। परमाणु शक्ति संस्कृति है, ये परमाणु शक्ति संपन्न है। सहिष्णुता की संस्कृति है, कि भारत कभी भी प्रथम वार नहीं करता।
इन सब की जो डेफिनेशंस हैं वो एक अलग वीडियो में आपको बता दी जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर प्रकाश डालिए, तो सेम चीज़ें वापसी आ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ व्यापक बनाता है, निःशस्त्रीकरण के प्रयास को भारत बढ़ावा देता है, उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध का समर्थन भी करता है तथा इनका विरोध भी करता है कि रंगवाद का विरोध करता है तथा उपनिवेशवाद का संघर्ष जो उसके खिलाफ करते हैं उसका भी समर्थन करता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत काफ़ी प्रयास करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में भारत की काफ़ी योगदान रही है, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे वो अभी यूक्रेन के अंदर आप देख सकते हैं भारत के द्वारा जाकर युद्ध को रुकवाना, हम कह सकते हैं ये भारत की नीतियों में ही दिखता है। नेहरू जी भी यही कहते थे कि नो फर्स्ट वॉर, है ना। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है? सो हमने भी बात करी कि अमेरिका का जो प्रभाव हम देख सकते हैं है, और इसके अंदर सदस्यता बढ़ानी चाहिए, है ना। सदस्य की संख्या बढ़ानी चाहिए। अफ्रीका का एक भी देश जो है इसके अंदर प्रतिनिधित्व अभी तक उसको नहीं मिला है। स्थायी सदस्यता अफ्रीका महाद्वीप से इसमें नहीं है, 0 है। माना एशिया से हमारा चाइना है ना, और यूरोप से हम कह सकते हैं फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि यूरोपीय कंट्रीज़ हैं ना। इसमें हमारा अंटार्कटिका का है, ना आर्कटिक का है, ना ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सब का प्रतिनिधित्व इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। सदस्य संख्या बढ़ानी चाहिए, और जो वीटो पावर है या तो उसको और बढ़ाया जाए या इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या समीक्षाएं हैं? स्थायी सदस्य की सहमति के बिना इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या यह अपने काम को करने में सक्षम है। तो इसका आंसर जो है आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं। आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।